अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नवर नाइट। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले सवाल के नेक्स्ट पार्ट को सर्च करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। वो बाहर वो बाहर निकलने लगे तो बाहर काफ़ी अंधेरा छा चुका था। यार हम ये क्या क्या इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? तुम्हें बताया तो था कि यहाँ पर दो हफ्ते सूरज तुलू नहीं होता। तुम्हें कहा भी था उठ जाओ जल्दी चलते हैं, लेकिन तुमने तब मेरी बात नहीं मानी। अब अंधेरे में ही चलना होगा। और वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं। हाँ, सिर्फ 3 ही बजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है शाम के 7 बजे हैं। रूह उसके साथ साथ चलते हुए बोल रही थी, जबकि अपने आप को मुकम्मल तौर पर शॉल को टोपी दस्तानों और जैकेट से ढका हुआ था। यहाँ आते ही आरम को एक बात पता चल गई थी, उसे सर्दी बहुत लगती है, या वो सर्दी को बहुत ज़्यादा महसूस करती है। ये बात अलग थी कि अगर बर्फ़बारी गिर रही हो तो सर्दी उतनी भी ज़्यादा महसूस नहीं होती। ये यहाँ के लोगों का कहना था और यारम भी इस बात से इत्तेफ़ाक करता था। यारम, हम कहाँ जा रहे हैं? वो उसके साथ चलते हुए बोली। होटल की पिछली जानिब यारम उसका हाथ थामे अपने साथ चलाए जा रहा था। फिर एक जगह जहाँ पर होटल की ही कुछ लोग खड़े कुछ कर रहे थे, उनके करीब चला आया। सब काम हो गया? यारम ने पूछा। जी, हो चुका है, आप दोनों एंजॉय करें। आदमी कहकर चला गया। यारम, ये लोग आपसे क्या कह रहे थे? ये कौन सी जुबान बोलते हैं? मुझे तो ये अरबी नहीं लगती। इन लोगों के जाने के बाद रूह यारम से पूछने लगी, हर मुल्क की अपनी ज़ुबान होती है रूह, हर कोई अपनी ज़ुबान बोलता है। जैसे हम उर्दू में बात करते हैं, दुबई वाले अरबी में बात करते हैं, और यहाँ के लोग की ज़ुबान एक ही ज़ुबान है। अब तुम इन लोगों को सबको छोड़ो, यहाँ अंदर आओ। अगले 2 मिनट 50 सेकंड में तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। वो उसे खींच कर उस जगह पर लाने लगा जहाँ कुछ देर पहले वो आदमी कुछ कर रहे थे। यहाँ एक गोल सी शक्ल में एक ग्रिल नुमा कोई चीज़ बनाई गई थी, जिसके आगे पीछे हर तरफ लाल गुलाब लगे थे। यारम ने ग्रिल का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर लाया। यारम, ये कितना प्यारा लग रहा है। रूह दिल से तारीफ करती हुई मुस्कुराई। हाँ, लेकिन तुमसे प्यारा नहीं। यारम ने उसका माथा चूमते हुए कहा, आज तक मैं एक कहता आया हूँ, आज तुम कहोगी। तुमने खुदा से मुझे तो मांग लिया, अब मुझे ये बताओ कि तुम भी मेरी हो कि नहीं। रूह, मैं तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो उसका चेहरा अपने हाथों में थमे पूछने लगा। रूह ने शर्माते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। ऐसे नहीं, ज़ुबान से बोलो। हाँ। रूह शर्माते हुए उसके सीने से लग गई। ओहो! पूरा बोलो बेबी। यारम ने उसे खुद से करीब करते हुए मज़ीद बाहों में भरा। मुझे उन लोगों की ज़ुबान में बोलना है, अपना बचना मुश्किल देखकर रूह ने बहाना गढ़ा। अच्छा जी, ये भी अच्छी बात है, तो फिर कहो मुझसे के। यारम ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा थामा। ये क्या है? वो रूह ने टेढ़ा-मेढ़ा मुँह बनाकर उस आइसलैंडिक ज़ुबान का इज़हार मोहब्बत सुना। इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अब तुम भी जल्दी बोलो। मैं क्या बोलूँ? रूह ने शरारती अंदाज में कहा। तो यार मुझे घूर के रह गया। अच्छा अच्छा कहती हूँ, ये बड़ी बड़ी आंखें से डराना बंद करें मुझे। रूह ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। यारम के डिंपल नुमाया हुए। हाँ, क्या था वो? मैं भूल गई। रूह, वो नहीं है, ये है सा यारम, मैंने सदमे से आइसलैंडिंग का बेड़ा गर्क होते हुए सुना। उसने ज़ुबान ही बिगाड़ दी। हाँ हाँ, वही। रूह ने दांत के दिखाते हुए कहा, और इसके इज़हार करते ही आसमान से बर्फ़ गिरने लगी। यारम ने पूरा इंतज़ाम किया था कि वो इससे इज़हार मोहब्बत करेगी तब ही बर्फ़ गिरना शुरू होगी, इसलिए तो वो इतनी जल्दी मचा रहा था। इससे पहले उसने हर एक सेकंड की टाइम का हिसाब किया था। यहाँ के लोगों को पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि बर्फ़ कब गिरना शुरू होगी, लेकिन यारम को इस बात का अंदाज़ा ही हरगिज़ ना था कि उसका इज़हार मोहब्बत इस तरह से होगा। वो उसे मोस्ट रोमांटिक बनाना चाहता था, लेकिन रूह को आइसलैंडिक ज़ुबान सीखने का शौक़ उसके इज़हार मोहब्बत का बेड़ा गर्क कर गया था। यारम का इरादा अभी वहीं रुकने का था, लेकिन रूह ने बर्फ़ की वजह से जल्दी वापस चलने को कहा। यारम का कहना था कि वो डिनर करके जाएँगे, लेकिन रूह ने कहा कि वो डिनर भी रूम में करेंगे क्योंकि उसे बहुत सर्दी लग रही है। आखिर यारम को रूह की नहीं बात माननी पड़ी। वो उसे रूम में चलने को कहकर खाना ऑर्डर करने चला गया। उस लड़की को देखो, कितनी खूबसूरत और हॉट है। हाँ यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा हॉट है। रूह अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब पास खड़े लड़कों ने उसकी तरफ देखकर कमेंट्स पास किए। रूह तो इनकी ज़ुबान समझी ही नहीं, और ना ही उसने उन लड़कों को अपनी तरफ मतवज्जा देखा। वो तो इनके पास से गुजर कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, जबकि आरम ये सब कुछ सुन चुका था। गुस्से से उसके माथे की रगें तक बाहर उभर रही थी। कोई उसकी बीवी पर इस तरह के कमेंट पास करे, वो जैसे कैसे बर्दाश्त कर
کر سکتا ہے، وہ تو کسی دوسرے کی ماں بہن کی ذات پر اس طرح سے بات نہیں کرنے دیتا۔ یہاں تو اس کی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے وہ کھانا آرڈر کر کے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب مڑ کر ایک دفعہ ان دونوں لڑکوں کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی کو دیکھ کر اس طرح سے کمنٹ پاس کر رہے تھے۔ اسے کمرے میں قدم رکھا تو روح اس کا کرتا پہن کر جو کہ زمین پر لٹک رہا تھا نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے کرتے میں وہ نہ صرف بہت پیاری لگ رہی تھی بلکہ یارم تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ کتنے حق سے وہ اس کی چیزیں استعمال کر رہی ہے۔ وہ بیٹھ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، تب یہی ویٹر کھانا لے کر آیا۔ یارم نے دروازے سے ہی اس کے ہاتھ سے کھانا لیے والی ٹرالی کو خود پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا، پھر کھانا ٹیبل پر لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا جو کہ اب دعا مانگ رہی تھی۔ میں یہ کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ اور نماز سے فارغ ہو کر واش روم جانے لگی۔ ارے کیوں جا رہی ہو؟ اتنی پیاری لگ رہی ہو، ان میں کیوں چینج کرنا چاہتی ہو؟ یہاں آؤ بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ کہاں پیاری لگ رہی ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے میں ان میں گم ہو جاؤں گی، روح نے منہ بنا کر کہا۔ ڈونٹ وری، میں ڈھونڈ لوں گا، یارم نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کتنے جھوٹے ہیں نا، آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں وہ آپ مجھے دیتے ہی نہیں۔ روٹھے انداز میں بولی۔ ارے میری جان، میں تو انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں کہ تم کب سے مجھ سے کچھ مانگو گی۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یارم پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ جب روح نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے ڈمپل پر رکھی۔ یہ مجھے چاہیے۔ ارے میرا بیبی، یہ تو ہے ہی تمہارے، تم جب چاہے لے لو، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس گال پہ ایک ٹیٹو بنا لیتا ہوں جس پہ لکھا ہوگا روح یارم کی پراپرٹی، تاکہ یہ تم سے کوئی بھی چھین نہ پائے۔ اس نے مکمل ڈمپلز کی نمائش کرتے ہوئے اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ یارم آنکھیں بند کریں، روح نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یارم کا بس چلتا تو وہ کبھی اس کا شرمایا سے یہ روپ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ کرے نا پلیز، روح جدی سے انداز میں بولی۔ اوکے، یارم نے بس اتنا کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نو چیٹنگ، روح نے پھر سے کہا۔ آئی نیو اٹ، روح، یارم آنکھیں بند کیے ہوئے بولا۔ روح نے یقین کر کے اس کی آنکھیں بند ہیں اس کے چہرے کے قریب آئی اور اپنے ہونٹوں کو بالکل اس کے لبوں کے قریب لے گئی، مگر ہمت نہ کر پائی، اس لیے پیچھے ہو گئی۔ پھر حوصلہ پیدا کیا اور پھر اس کے قریب آ گئی۔ روح تم سے رہنے دو، روح تم سے نہیں ہوگا، یارم آخر بول پڑا۔ یوں ہوگا نا، روح کانفیڈنس سے بولی مگر لڑکھڑائے آ گئی۔ اوکے، وہ اسی کے انداز میں کہتا مزید اس کے قریب ہوا۔ روح نے ایک بار پھر سے اپنی تمام تر ہمت جمع کی، اس کے قریب آ گئی اور پھر ہمت ہار کے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ بس ہو گیا، کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا، یارم جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ ہاں مجھ سے نہیں ہوتا اور آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ روح اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر آ گئی اور سر سے پیر تک کمبل تان کے لیٹ گئی، جبکہ اس کا پیارا سا روپ یارم کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ رات کی تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ یارم ابھی تک جاگ رہا تھا جبکہ اس کی پاس لیٹی روح مکمل خوابوں کی دنیا میں تھی۔ وہ آرام سے اس کے قریب سے اٹھا اور اپنے بیگ کی طرف گیا۔ ایک مٹھی میں بیگ سے کوئی چیز نکالے اس مٹھی میں دبا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا پورے ہوٹل کو دیکھ رہا تھا جہاں اس وقت ریسیپشن پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں بند تھیں۔ ویسے بھی یارم اس لڑکی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہڈ سے کور کیا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ یارم اتنی خاموشی سے نکلا کہ اپنی آہٹ تک اس لڑکی کو محسوس نہ ہونے دی۔ باہر ابھی تک برف باری ہو رہی تھی۔ یارم آہستہ سے چلتا سوئمنگ پول تک آیا جو کہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اتنی سردی میں یہاں پر لوگ نشے میں دھت موسم انجوائے کر رہے تھے۔ اس ملک میں شراب پینا غلط نہ سمجھا جاتا تھا، یہاں ہر کوئی شراب کا عادی تھا۔ وہ آہستہ سے ان آدمیوں کے قریب آیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، وہاں پہ باہر تمہیں کوئی بلا رہا ہے۔ وہ آدمی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے اور پھر اس کی طرف اسمائل پاس کر کے باہر کی طرف نکل گئے۔ یارم کچھ دیر ان لڑکوں کے ساتھ رہا جو ڈانس اور نشے میں مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ تھے، پھر آہستہ آہستہ غیر محسوسی انداز میں وہاں سے نکل کر ان لڑکوں کے پیچھے چلا گیا۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اس لڑکے نے ہم سے جھوٹ کہا ہے۔ اس نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ دیکھ لوں گا میں اسے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر تو ہمیں کسی نے نہیں بلایا، یہاں پر تو کوئی ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں واپس جانے کے لیے مڑے
ہے जब देखा यारम सामने गेट पर खड़ा था। रूह की आँख खुली तो अपने आप को यारम के हिसार में पाया। मुस्कुराते हुए उठी और वॉशरूम जाने लगी। जब बाहर से ज़रा-सा शोर की आवाज़ सुनी तो खिड़की की तरफ जाने लगी। जहाँ से आवाज़ आ रही थी यारम उसे झूठ बोला था कि उसे कमरे में की खिड़की नहीं है। उस बात को यारम ने खुद ही बाद में बताया था। उसने खिड़की की खोलकर तो बाहर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन बाहर मेन गेट नज़र आ रहा था। यहाँ पर कुछ लोग यूनिफ़ॉर्म में खड़े थे, जो कि हाथ में टॉर्च लिए आगे-पीछे देख रहे थे। होटल की इंतज़ामिया भी वहीं खड़ी थी। उसने सोचा क्यों ना वो यारम को जगाए, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए उसे जगाए बगैर ही वो खिड़की पर खड़े उन लोगों को देखती रही। वो बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वो लोग उससे कैसे पूछती कि आखिर क्या मसला है, क्योंकि वो ना तो वो इंग्लिश में ठीक आती थी, ना ही उनके मुल्क की ज़ुबान। इसलिए खामोशी से खड़ी सी ये सब कुछ देखती रही। फिर वहाँ एक एम्बुलेंस आई और 2 लोगों को गाड़ी में डालकर ले गई। या खुदाया, इसका मतलब यहाँ पर कत्ल हुआ है? ये भी तो हो सकता है कि वो लोग बीमार हों, ज़रूरी तो नहीं कि वो लोग मरे हुए हों। लेकिन अगर वो लोग सिर्फ बीमार होते तो पुलिस यहाँ क्यों आती? यही सब कुछ देखते हुए उसने यारम को जगाने भी ही बेहतर समझा। यार मुझे देख बाहर पुलिस आई है, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। एम्बुलेंस भी आई है, कुछ लोगों को लेकर गई यहाँ से। वो उसके करीब आकर उसे जगाने लगी, लेकिन शायद यारम के उठने का कोई इरादा न था। वो करवट लेकर दूसरी तरफ मुड़ गई। यारम उठे ना देखे। रूह ने हिम्मत ना हारी और एक बार फिर से उसे जगाने लगी। जब अचानक यारम ने उसे पकड़कर अपने एक झटके से बेड पर गिराया, उसके ऊपर झुका। तुम्हें क्या है? वो जो भी करें दूसरों की फ़िक्र करती हो, कभी मेरे बारे में सोचा है? उसके इरादे जानकर उसने फ़ौरन बेड से उठने की कोशिश की, मगर यारम की गिरफ्त इतनी भी हल्की न थी। उसका दुपट्टा एक तरफ फेंकता एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका। यारम मेरी बात तो सुने। बाहिर वहाँ उससे पहले कि रूह कुछ कहती, यारम ने उसके लबों पर अपनी उँगली रख दी। मेरी बात सुनो, आई लव यू। भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ मेरे बारे में सोचो, सिर्फ मुझे सुनो। उसके बालों में मुँह छुपाता वो धीरे-धीरे सरगोशियाँ कर रहा था। कुछ देर में रूह भूल ही गई कि वो उससे कुछ क्या कहने वाली थी। अगर याद रहा तो बस इतना कि वो उस वक़्त यारम की बाहों में है। धीरे-धीरे उसके कान में सरगोशियाँ करती यारम उसे किसी और दुनिया में ले गया, यहाँ जहाँ सिर्फ रूह और यारम थे, जहाँ किसी तीसरे वजूद की कोई जगह न थी। अपने चेहरे पर, अपने होंठों पर, अपनी गर्दन पर यारम के लबों का लम्स महसूस करते वो इस वक़्त सिर्फ़ यारम को ही सोच रही थी। जबकि अपने मकसद में कामयाब होता यारम मुकम्मल तौर पर अब रूह में खो चुका था। रूह की आँख खुली तो 10:30 बज रहे थे। यारम कमरे में नहीं था। उठकर फ्रेश हुई और यारम का इंतज़ार करने लगी। यारम के पास एक उसका फ़ोन नहीं था। वो अपना फ़ोन लाया ही नहीं था, जबकि वो अपना फ़ोन साथ लाई थी। लेकिन उस फ़ोन पर सिवाय यारम के और कोई फ़ोन नहीं कर सकता था, और ये बात रूह को पता ही नहीं थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी यारम वापस नहीं आया। न जाने कहाँ चले गए। बताकर तो जाते। वो काफ़ी देर कमरे में टहलती रही। वेट्रेस उसके लिए नाश्ता लेकर आया, लेकिन वो उससे भी यारम के बारे में कुछ नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि उस बेचारे को उर्दू आती नहीं थी। और वो उसकी ज़ुबान समझ जाए ये तकरीबन नामुमकिन था। खुद कमरे से बाहर निकल जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे यारम के वो थप्पड़ आज भी याद थे। जब कुछ भी ना बचा तो टीवी ऑन करके बैठ गई। यारम तकरीबन 12 बजे वापस आया। उसके कमरे में आते ही रूह मुँह फेर कर बैठ गई। उसकी तरफ उस तरह से बैठने पर यारम बेसाख्ता मुस्कुराते हुए उसके करीब आया। तो मेरा बेबी नाराज़ है मुझसे। मेरा बच्चा भी नहीं करेगा मुझसे। मेरा बच्चा बात भी नहीं करेगा मुझसे। वो उसके करीब आया और उसे अपने बाहों में ले लिया। मुझे लगा भी तुम्हारे जागने का कोई चांस नहीं है, इसलिए क्या था? हाँ तो बता के भी तो जा सकते थे। मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, चाहे मुझे नहीं बात करनी आपसे। ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़कर चले गए? वो अब भी गुस्से से मुँह फेरे हुई थी। बेबी अब बोला ना, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। वो दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर बोला, इट्स ओके। लेकिन आप गए कहाँ थे? उसके हाथ कानों से हटाते पूछने लगी। ऐसे नहीं बताऊँगा, पहले अपने आँखें बंद करो। आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं? रूह आँखें चमका कर बोली, हाँ लाया हूँ पापा, गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए, अब आँखें बंद करो। यारम ने उसे प्यार से बचकारते हुए कहा। रूह ने फ़ौरन आँखें बंद कर लिया, लेकिन जब यारम अपनी जेब से कुछ निकालने लगा तब रूह ने ज़रा सी आँख खोली। नो चीटिंग, यारम ने सख्ती से कहा। ओके सॉरी अब नहीं करती, रूह ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। जब यारम ने उसके गले से दुपट्टा निकालते हुए कुछ पहनाया, दुनिया की सबसे ख़ास लड़की के लिए एक ख़ास तोहफा। आंखें खोलो, रूह ने एक एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ अब खोलो। यारम का ऑर्डर मिलते ही रूह ने फ़ौरन आंखें खोली और अपने गले पे पहना लॉकेट देखने लगी, जिसमें एक नीले रंग का हीरा था। उस हीरे को इस चेन में किस तरह से जोड़ा गया था समझना बहुत मुश्किल था, जबकि हीरे के अंदर एक तहरीर लिखी थी। यारम ये क्या लिखा है उसके अंदर समझना मुश्किल था, लेकिन उसके अंदर रूह है यारम पढ़ना इतना मुश्किल ना था।
یعنی کہ یارم اپنی روح سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہیرے پر لکھی تحریر اسے سنا دی۔ روح نے شرما کے نظریں جھکا لی۔ ویسے تم آئی لو یو تو لو یو ٹو بول سکتی ہو، یارم نے شرارت سے کہا۔ اوف لڑکی کتنا شرماتی ہو، چلو ادھر آؤ اور بدلے میں مجھے اس کے گفٹ دو، یارم نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا دوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں منمنائی کہ یارم بمشکل سن پایا۔ وہ جو کل دینے والی تھی، یارم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی سے سہلاتے ہوئے کہا۔ میں تو نہیں دوں گی، روح شرارت سے کہتی اسے دھکا دے کر دور ہوئی، جبکہ یارم نے ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر واپس اپنے قریب تر کر لیا۔ لیکن تم مجھے جانتی ہو، میں تو لے ہی لوں گا، اس کے ہونٹوں پر پورے استحقاق سے مہر ثبت کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، یہ سوچتا ہوں تم مجھ سے دور چلی گئی تو میرا کیا ہوگا۔ آئی لو یو، اس کے چہرے پر بچا اپنی محبت کی نشانی چھوڑتا ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا، جب اچانک روح کو صبح والا قصہ یاد آ گیا۔ یارم صبح ہوٹل میں کیا ہوا تھا؟ آپ تو باہر گئے تھے، نہ کچھ نہ تو پتہ چلا ہوگا، پولیس کیوں آئی تھی؟ روح پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ 2 لڑکے تھے، کسی نے ان کی زبان کاٹ دی اور ان کے جسموں پر چھوٹے چھوٹے زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے بلیڈ سے ان کے جسموں کے چھوٹے چھوٹے حصے کاٹے ہوں۔ ویسے خبر ملی ہے کہ وہ ریپ کر کے اس ہوٹل میں چھپے ہوئے تھے، پولیس ویسے بھی ان کی تلاش میں تھی۔ اچھا ہی ہوا کسی نے پولیس کی ہیلپ کر دی، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ یارم لیکن وہ پولیس کو گرفتار بھی تو کروا سکتا تھا، اس لیے اسے اس طرح سے ان پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بے حسی کی انتہا تھی، بیچارے کتنی تکلیف میں ہوں گے، اور کسی نے ان کی زبان کاٹ دی، جسم پر کٹ لگا دیے، جانے کتنے بے حس آدمی ہیں جسے ان پر ترس نہیں آیا۔ انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، کتنا بے رحم تھا وہ۔ اس نے بس بہت ہو گیا، کیا بیکار باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، کب سے بکواس کیے جا رہی ہو، کوئی اور بات نہیں ہے تمہارے پاس کرنے کی؟ وہ اتنے زور سے چلایا کہ گھبرا کر اسے دور ہوئی۔ میں تو بس منمنائی، جب یارم نے اسے کھینچ کر قریب کیا۔ دور مت جایا کرو مجھ سے، کبھی نہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ روح کو اپنے بازوں میں اس کی انگلیاں دستی ہوئی محسوس ہوئی۔ یارم مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے یارم کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ مجھ سے دور نہیں جاؤ گی نا؟ ایک عجیب جنون سے وہ پوچھ رہا تھا۔ کہاں جاؤں گی آپ کے بغیر؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چھوڑے مجھے، وہ اپنے آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے۔ اگر مجھ سے دور جانے کی کوشش کی نا تو میں جان لے لوں گا، اس کے بازو چھوڑ کر اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے بولا، جبکہ روح حیران اور پریشان اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ یارم بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا، یہ گاڑی اس نے یہاں آ کر لی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے اسے کمرے سے نکلے ہوئے، اور پچھلے 3 گھنٹے سے وہ صرف اپنے غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ روح کو ضرور کچھ نہ کچھ کر دے گا، اور وہ روح کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے جانے دے سکتا تھا۔ وہی تو تھی جس کے سامنے وہ اپنے دل کی ہر بات کہنا چاہتا تھا، وہ اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تو سمجھنے کی کوشش کرو روح، میرا کوئی نہیں ہے تمہارے علاوہ، میرا یقین کرو روح، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، میں جو بھی کرتا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، اچھے کے لیے ہے، میں تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم اس درندے کی زندگی میں آیا ہوا فرشتہ ہو۔ اسے یاد تھا جب یارم نے روح کو گلے لگایا، وہ کس طرح سے اس کی گرفت میں مچلی تھی، اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہی وہ بات یارم کو اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ وہ اس کی گرفت کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جب یارم نے خود ہی اسے خود سے دور کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم میرے لیے میرا سب کچھ ہو روح، جب پہلی بار تم آئی ہو، وہ معصوم چہرہ، وہ معصوم روح مجھے اندر تک ہلا کر رکھ گیا روح۔ وہ جو مجھے پہلی نظر میں ہو گئی تھی، وہ محبت تھی روح۔ ہاں، میں تمہارے سامنے پہلی نظر میں ہی ہار گیا تھا، تمہارا معصوم چہرہ مجھے ایک ہی نظر میں اپنا دیوانہ کر گیا۔ اس دن میرے دل نے صرف فیصلہ کر لیا کہ تم میری زندگی میں آئی ہو، لیکن میں جانتا تھا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی دنیا کا ایک شیطان ہوں، ایک درندہ جسے کبھی کسی پر ترس نہیں آتا۔ میں نے اسی وقت اپنے جذبات کو تو لگام دینے کی کوشش کی، لیکن جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم فلائٹ میں ڈر گئی تھی تو میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ بھول بھال کے تمہیں اپنے سینے سے لگا کے تمہارا سارا ڈر بھلا دوں۔ کمرے سے نکل کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ میرا دل چاہا میں تم سے سختی سے بات کروں، تمہیں نرمی سے مخاطب کر کے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پایا روح۔ بہت کوشش کی باوجود بھی میں نے تمہارے ساتھ سختی سے بات نہیں کر پایا، اس وجہ سے کہ میں اس دن اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ کبھی تمہارے سامنے واپس نہ آنے کے لیے لیلا نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کے آیا، اور تمہاری معصومیت ایک ایک پل ایک ایک سیکنڈ مجھے بے بس کرتی رہی، اور پھر اس دن تم چلی گئی فلیٹ سے،
रूह मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चली गई। मैंने बहुत कोशिश की मैं तुमसे दूर रहूँ, लेकिन तुम नहीं कर रह पाया। तुम्हारी गलती है, तुम सब कुछ तुम्हारी वज़ह से हुआ है। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वज़ह से हुआ है। मैं तो मोहब्बत करता था, ठीक है, मोहब्बत तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन नमाज़ों में मुझे माँग-माँग कर खुद से इश्क करने पर मजबूर तुमने किया। हाँ, सारी गलती तुम्हारी है। मुझे अपने आप से इश्क करने पर मजबूर करने वाली तुम हो। तुम आई थी मेरे पास, मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह जी प्लीज़ मेरी रूह को मुझसे दूर मत कीजिएगा। वो कैसे हो कह सकती है कि मैं बेरहम हूँ, बेहिस हूँ। अल्लाह जी मुझे सारी दुनिया की नज़रों के सामने गिरा देने की रूह की नज़रों में अच्छा बना दे। मेरी रूह मुझसे नफ़रत ना करे, बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मुझसे दूर हो जाए। हाँ, मैं उन्हें नहीं बर्दाश्त कर सकता बर्दाश्त कर पाऊँगा। मैं सारी दुनिया को आग लगा दूँगा। अगर वो मुझसे दूर हुई तो मैं उसे भी मार दूँगा। वो सिर्फ़ मेरी है। पर गाड़ी दौड़ाते हुए वो जुनूनी अंदाज़ में बोल रहा था। वो होटल के रूम में वापस आया तो देखा कमरे में घुप अंधेरा था। उस वक़्त रात के 10 बज रहे थे। यारम ने हाथ बढ़ाकर सारी लाइट्स ऑन कर दी। वो जाग रही थी, लेकिन करवट दूसरी तरफ ली हुई थी। बेड के बीचों बीच तकियों की दीवार थी। उसने एक नज़र तकियों की उस दीवार को देखा और फिर आहिस्ता चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आया। एक-एक करके सब तकियों को ज़मीन पर ऐसे फेंका जैसे वो जीता जागता कोई वजूद हो। रूह तो ये तो जानती थी कि वो तकियों को ज़मीन पर गिराकर अपने और रूह के दरमियान ये दीवार हटा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये काम वो कितने गुस्से से कर रहा है। फिर कुछ देर बाद उसे अपने बाजुओं यारम के होठों का लम्स महसूस हुआ। रूह ने अभी तक यारम का वही कुर्ता पहन रखा था। यारम ने आहिस्ता से उसका वो कुर्ता बाजू से ऊपर किया, जहाँ पर नील नील के निशान थे। बहुत दर्द हो रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बाजू का सर हिलाता हुआ पूछ रहा था। मैं आपसे नाराज़ हूँ। रूह खासी ऊंची आवाज़ में बोली, जैसे कि वो बहुत दूर बैठा हो। तो मेरा बच्चा मुझसे नाराज़ है। उसके अंदाज में मुस्कुराते हुए यारम मजीद उसके करीब हो। उस रूह ने उसकी तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से गर्दन हाँ में हिलाई। माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अंदाज में दुनिया भर की नदामत थी। आप आइंदा मुझसे अब इस तरह गुस्सा नहीं होंगे ना? प्लीज़ मुझ पर चिल्लाया मत करें। मुझे तो बहुत डर लगता है। आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। यार मैं गलत हूँ तो मुझे बताया करें। आपके सामने किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे ऐसे गुस्सा मत हुआ करें। अम्मी और आपी भी ऐसे ही चिल्लाती रहती थी मुझ पर। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊँगी, लेकिन आप अगर मुझ पर चिल्लाएँगे तो मैं बेड के बीच में ऐसी दीवार बना दूँगी। मासूम से अंदाज़ में मासूम सी धमकी दे डाली। नहीं प्लीज़ ये गज़ब मत करना, वरना मैं तुम्हारे एक-एक तके को टाँग मार-मार कर नीचे फेंकूँगा। वो शरारत से बोला। रूह भी खिलखिलाकर हँस थी। वैसे तुम्हें मनाने का स्पेशल इंतज़ाम भी किया था मैंने, लेकिन तुम तो ऐसे ही मान गई। स्पेशल इंतज़ाम क्या किया था? आपने जल्दी बताया। मुझे वो एक्साइटमेंट में बिल्कुल उसके करीब जाकर जुड़कर बैठ गई। यारम ने उसके कमर में हाथ डालते उसे मज़ीद अपने करीब की। नहीं, यहाँ नहीं बताऊँगा, तुम्हें मेरे साथ चला होगा। यारम ने उसके गाल पर अपने लब रखते हुए कहा। वो शर्मा कर पीछे हटी। बाहर बहुत सर्दी है। रूह ने बेबसी से कहा, रूह तुम इन्हें सारा हनीमून यहीं पर निकलवा देना है। तुमने तो इस कमरे से रूम से बाहर ही नहीं निकलती। चलो जल्दी यहाँ से उठो और मेरे साथ चलो। यारम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अच्छा बाबा, मुझे कपड़े चेंज करने थे। रूह ने अपने हुलिया देखकर, जो अभी तक यारम के कपड़ों में थी। कोई ज़रूरत नहीं है कपड़े चेंज करने की, तुम बहुत प्यारी लग रही हो उनमें। अब जल्दी चलो, उसे ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए कहा। अरे बाबा, शूज़ तो पहने इतने। रूह ने यारम को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश की, जो उसे घसीटते हुए रूम से बाहर लेके जा रहा था। जल्दी करो, यारम ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। वो बेहद खुश था, क्योंकि उसकी रूह उससे नाराज़ नहीं थी। रूह ने शूज़ पहने तो यारम हंसी खुशी रूम से बाहर निकला, और वो रूम लॉक करने लगी। अभी वो होटल से बाहर निकलने ही वाले थे कि रिसेप्शनर ने यारम को मुखातिब करके उसे फ़ोन कॉल के बारे में बताया। कौन है ये बदतमीज़? यहाँ पर भी मुझे सुकून से नहीं रहने देते। यारम रूह का हाथ पकड़ते हुए उससे साथ लिए फ़ोन सुनने आया। हाँ, क्या हुआ है? उसने इस्लाम करने में या खैरियत पूछने की ज़हमत न की। शायद उसे अंदाज़ा था कि आगे से कौन बोलने वाला है। डेविल, तुमने वहाँ किसी को ज़ख्मी कर दिया है। तुम ठीक तो हो ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? रूह ठीक है ना? हिज़र ने फ़िक्रमंदी से पूछा। भाभी, उसके इतने सारे सवालों के जवाब में यारम ने बस इतना ही कहा। हाँ, मेरा मतलब है रूह भाभी। हाँ, तुम्हारी रूह भाभी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई मसला नहीं हुआ। हाँ, होटल में कोई मसला हुआ है। दूर पेरिस 2
दो रेपिस्ट यहाँ आए थे, किसी ने उनकी ज़ुबान काट डाली ज़रूर, किसी की बीवी के लिए गलत इस्तेमाल किए होंगे। वो आहिस्ता-आहिस्ता से कहता है, खिज़र को सब कुछ बता गया था, जबकि बार-बार रूह का अपने हाथ में पकड़ा हुआ हाथ अपने लबों को तक लेके जाता था, जिस पर रूह शर्माते आगे पीछे से बेखबर कुछ सुन भी नहीं पा रही थी। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? तुमने क्या मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं? यारम ने शक के अंदाज में पूछा। तुम जहाँ जाते हो तुम्हें हमें वहाँ की खबर रखनी पड़ती है, और यहाँ पर भी काफ़ी मसाइल हो गए हैं। वो इंस्पेक्टर आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे बताया कि तुम रूह भाभी के साथ हनीमून पर गए हो, तो कहने लगा कि शादी को इतना वक्त हो गया है कि अब क्यों गए हैं। ये इंस्पेक्टर बात की खाल तक उतारता है। और राशिद ने रोना धोना मचा कर रख करो करो कर रख और राशिद ने रोना धोना मचाकर विक्रम दादा को अपने साथ कर लिया है। राशिद ने विक्रम दादा के सामने कहा है कि तुमने उसके भाई को कत्ल कर दिया है। खिज़र फिक्रमंदी से बता रहा है, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है खिज़र। विक्रम दादा कभी गलत बात का साथ नहीं देते। अब तुम फ़ोन रखो, रूह बोर हो रही है। यारम ने उसके शर्माते चेहरे को देखते हुए कहा। यारम उसके उस तरह से कहने पर रूह का चेहरा मज़ीद सुर्ख हो चुका था। क्या तुम रूह भाभी के साथ खड़े मुझसे बात कर रहे हो? खिज़र ने परेशानी से पूछा। बाद में बात करेंगे। यारम ने बस इतना कहकर फ़ोन रख दिया। यारम, आपने गाड़ी कब ली? रूह उसके साथ आकर गाड़ी में बैठते हुए पूछने लगी। यही तो मसला है जाने मन, आप हमारे साथ बाहर निकले तो कब आपको पता चले कि हम क्या करें हैं। मोहब्बत से उसका हाथ चूमते हुए बोला। हाँ, तो आप अगर मुझे पहले बता देते कि गाड़ी है, तो ना मुझे सर्दी का डर होता, ना ही मैं कमरे में रहती। वो मुंह बनाकर बोली। हाँ तो मेरा बेबी, तुमने पूछा ही कब? वो वैसे भी तुम तो वही से मुझे कहा था कि खबरदार जब बिस्तर में घुसे हम सारी जगह घूमने के लिए जाएंगे, और यहाँ आकर उल्टा ही हो गया। तुम बिस्तर में घुसी हो और मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे थोड़ी ना पता था कि यहाँ इतनी सर्दी होगी। वो भी हारने के मूड में बिल्कुल ना थी। वैसे यार, आप खिज़र भाई से क्या बात कर रहे थे फ़ोन पर? रूह को अचानक ही उसकी कॉल याद आ गई थी। तुम्हारे बोर होने के बारे में वो शरारती अंदाज में पूछने लगा। नहीं, आप के दादा के बारे में। आप फ़ोन पर अपने दादा के बारे में बात कर रहे थे ना? मैंने सुना था आपने दादा कहा। रूह जितने सीरियस अंदाज में बोल रही थी, यारम का कहकर उतना ही बुलंद है। ये पहली बार हुआ था या जब यारम उसके सामने कहकर लगाया। ओ मेरी जान, तुम बहुत मासूम है, इसलिए तो प्यार करता हूँ तुमसे, लव यू। वो गाड़ी के परवाह किए बगैर ऊपर चुका था। यार, हम गाड़ी चलाएं, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो अपना हया से दमकता चेहरा छुपाते हुए बोली। कुछ नहीं तुम्हारा यारम, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। तुम्हें पता है ये मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन दिन है। हम हर साल यहाँ आएंगे और ऐसे ही रहेंगे। हम अपने बच्चों को भी लेकर आएंगे अगले साल। रूह बिना सोचे समझे बोली थी, और फिर जब अपनी बात समझी में आई तो यारम को देखने बगैर वो बाहर देखने लगी। अच्छा, तो एक साल में तुम्हारे कितने बच्चे पैदा करने का इरादा है? वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में पूछ रहा था। यार, हम देखकर गाड़ी चलाया, मेरे साथ फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारे साथ फ्री हो जाऊँ तो तुम बिल्कुल ही फ्री हो जाती हो। वरना वह शरारत से आंखें दबाते हुए बोला। यारम, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मुझे नहीं करनी आपसे वो बात। वो अपना लाल अनाड़ी चेहरा लिए मुँह फेर गई। वो लोग इस वक्त इसकी एक खूबसूरत सड़क का नाम है, जहाँ पर बहुत बड़ा बाज़ार था। वहाँ पर मौजूद थे। यार, हम यहाँ क्यों आए हैं? सारा बाज़ार ही बंद था, तकरीबन कोई दुकान खुली थी। आइसलैंड के इन शहरों में से था जहाँ पर प्लाजा और बिल्डिंग नहीं बनाई जाती थी, और अगर बनाई भी जाए तो उनकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितने के बाकी शहरों में। यार, हमने उसे अपने साथ एक बुटीक के अंदर ले लाया। उसे वहाँ काउंटर पर खड़े आदमी से कुछ कहा, और उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया और कहीं का रास्ता बताया। यारम एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। वो भी बिना उससे कुछ पूछे उसके साथ चलती गई। सुनो, इस रूम के अंदर जाओ, ये लड़की तुम्हें ड्रेस के दिखाएगी, तुम्हें वो ड्रेस पहनकर बाहर आना है। उसने उसके पीछे खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस लड़की को अपने इंतज़ार में खड़ा देखकर रूह बिना कुछ पूछे उसी लड़की के साथ अंदर जाने लगी। लड़की ने उसे एक खूबसूरत सुर्ख रंग का फ्रॉक नुमा ड्रेस दिखाया। देखने वाला बासानी उसकी कीमत अंदाज़ा लगा सकता था। वो लड़की कोई बात नहीं समझती थी, शायद वो लड़की भी ये बात जानती थी, इसलिए सिर्फ उसे देखकर मुस्कुराया जा रही थी। हाय अल्लाह, इसके भी पासू नहीं है, मुझे यारम से बात करनी है, रूह ने उस लड़की से उर्दू में कहा। जबकि वो लड़की बिना उसकी बात समझे आगे से मुस्कुराई जा रही थी। देखिए, मुस्कुराना बंद करें, मुझे मेरे शौहर से बात करनी है, प्लीज़ उन्हें बुला दें।
उस बार रूह ने तफसील से कहा, लेकिन वो लड़की फिर भी पास खड़ी हंसती मुस्कुराती रही, जैसे उसे सिर्फ मुस्कुराने के लिए ही पैसे मिलते हैं। वो लड़की को ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आई, लेकिन अब वहाँ यारम नहीं था। ये कहाँ चले गए? वो खुद से सवाल करती वापस अंदर आ गई, जहाँ वो लड़की अभी भी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। एक पल के लिए रूह का दिल चाहा कि उसकी मुस्कुराहट नोच कर कहीं फेंक दे। कैसी अजीब लड़की है, क्या अब क्या करूँ? अगर यारम वापस आ गए तो मुझ पर गुस्सा होंगे। पहन लूँ, वहाँ तो वो शर्ट भी तो पहनी थी, उसके ऊपर भी तो शॉल की थी, उसके ऊपर भी कर लूँगी वो। और वैसे भी यारम ने बताया था कि यहाँ पर मुझे अपने अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे। वैसे भी ये फ्रॉक कितनी खूबसूरत है, सिर्फ बाजू ही नहीं है ना। और यारम ने देख कर ही खरीदा होगा। उसने सोचते हुए ड्रेस को अपने हाथों में लिया और पहनने चली गई। ड्रेस पहनकर वापस निकली, हाथ में वो आयरन के कपड़े और अपनी शॉल थी। लड़की ने आगे बढ़कर उसके हाथ से अपने कपड़े लेने चाहे, जब रूह ने फ़ौरन ही शॉल को अपने हाथ में सख्ती से पकड़ लिया और अपने बेले बाजों को ढकने लगी। रूह ने अपने आप को शॉल से इस तरह कवर किया कि वो कहीं से बेलेबास ना हो, और फिर से उसे वो लड़की बाहर आने का रास्ता दिखाने लगी। कमरे से बाहर निकली तो क्यारम तैयार थ्री पीस सूट में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। काले रंग के सूट जिसमें उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी थी, वो बेहद हैंडसम लग रहा था। मुझे पता था तुम कवर कर लोगी, उसने रूह की शॉल ठीक करते हुए कहा। कैसा लगा ड्रेस? उसने उसका भरपूर जायजा लिया। रेड कलर की बरसन्स ड्रेस में वो किसी बार्बी डॉल से कम ना लग रही थी। अच्छा है, लेकिन स्लीवलेस है। रूह ने मुंह बनाकर जवाब दिया तो यारम के डिंपल नुमाया हो गए। कोई बात नहीं बेबी, वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा तुम्हें देखने के लिए। वो उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए बोला। यारम, हम कहाँ जा रहे हैं? रूह एक्साइटेड उसके साथ चलते हुए का पूछने लगी। यारम, मैं उन हाई हील्स में ठीक से चल नहीं पा रही, उसने अपने जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि उस लड़की ने उसकी ड्रेस के साथ मैचिंग की उसके पैरों के करीब रखे थे। वो उसे ये नहीं बता पाई कि उसने कभी हाई हील्स नहीं पहनी। मैं उठाकर ले चलूँ? वो शायद से रुका था। नहीं, मैं चल सकती हूँ। उससे पहले कि यारम सच में उसे बाहों में उठा लेता, वो तेजी से आगे आगे की तरफ बढ़ी और बुरी तरह से लड़खड़ा गई। उससे पहले कि वो गिरती, यारम अपने उसे बाहों में भर चुका था। शर्म के मारे रूह अपनी निगाहों तक ना उठा पाई थी। यारम, लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे नीचे उतारें। रूह, नहीं रूह, यहाँ के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, और ये दूसरी बात तो तुम मेरी बीवी हो, मैं जो चाहूँ करूँगा। वो कहते हुए तेज़ी से आगे बढ़ा और आकर वापस अपने से गाड़ी में बिठाया। रूह ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए जल्दी से अपनी साइड का दरवाज़ा बंद किया। यारम ने अपने हम कहाँ जा कर रहे हैं? आप बताएं, कोई क्यों नहीं बताते क्यों नहीं मुझे? वो फिर से पूछने लगी। वहाँ जहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा ना हो। अब एकदम चुप होकर बैठ जाओ। तुम्हें पता है मुझे ड्राइविंग के दौरान बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो सख्ती से कहता हुआ अपनी सीट पर बैठ गया, जबकि रूह सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंदने लगी। खबरदार रूह, सोना मत, तुम्हारी नींदों का कुछ करना पड़ेगा, वो उसे वार्न करते हुए बोला। फिर थोड़ी ही देर बाद यारम ने अंधेरे में गाड़ी रोक दी। चलो आओ रूह, वो उसे गाड़ी के नीचे उतरने के लिए कह रहा था, लेकिन उस अंधेरी सड़क पर दोनों कहाँ जाते? यहाँ तो सिर्फ एक जंगल था, वो भी बर्फ से ढका हुआ था। यह जंगल से निकलती शाहद एक सड़क, शायद एक सड़क। यार, हम यहाँ क्यों हम यहाँ क्यों आए हैं? अंधेरे में कोई कुछ तलाश करने की कोशिश करते हुए चुप पूछने लगी। क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुमने उनके बिल्कुल ठीक जवाब दिए तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले चलूँगा, और नहीं तो तुम्हें यहीं जंगलों में छोड़ दूंगा। बिल्कुल सीरियस मूड में बोल रहा था। अगर हिम्मत है तो छोड़ कर दिखाइएगा। मुझे पता है कि आपको मेरे बगैर नहीं रह सकते। मैं आपसे दूर चली गई तो यहाँ की सड़कों पर पागलों की तरह घूमेंगे आप। क्या दावा था? वो कुछ ही दिनों में समझ चुकी थी कि यार मुझे छोड़ नहीं सकता। रूह, उसने जिस बात की शिद्दत से उसका नाम पूरा पुकारा था। रूह सवारे अंदाज से उसके चेहरे को देख रही थी। आई लव यू सो मच। बिल्कुल ठीक कहती हो तुम। अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मैं वाकई इन सड़कों पर पागलों की तरफ घूमूंगा। फिलहाल तो मैंने मेरा पागलपन देखा ही नहीं है। मैं सच में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझसे कभी दूर नहीं चाहोगी ना? वो खुद भी कह नहीं जानता था कि ये सवाल वो बार बार उसे क्यों पूछ रहा है, जबकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर वो उससे दूर जाने की कोशिश करे तो वो उसे दूसरी दुनिया से भी ढूंढ निकालेगा। यार, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी? आपके अलावा है कौन मेरा? वो गाड़ी से निकलकर उसके साथ चलते हुए पूछने लगी। अच्छा बताओ, कितना प्यार करती हूँ मुझसे? करती भी हो
करती भी हो कि नहीं, वो उसका माथा हाथ थामे साथ चलते हुए कहने लगा, यारम आप मेरी हर बात में शामिल हैं, आप मेरी हर सांस में शामिल हैं और नमाज के बाद दुआ में हैं आप। मैं खुद भी नहीं जानती कि आप मेरे लिए क्या हैं यारम, आप मेरे लिए मेरा सब कुछ हैं। अब आप उसे मेरी मोहब्बत कह लें या कुछ और, लेकिन आपसे ज़्यादा अजीज़ मुझसे इस दुनिया में और कोई नहीं है। जब आप नमाज सुबह काम पर जाते हैं तो मैं सारा दिन आपका इंतज़ार करती हूँ, फिर जब आप वापस आकर वही वो शर्माई थी जारम के डिंपल नुमाया हुए, वो अपने शौहर के सामने अपने ही शौहर के सारे दिन की बेताबियां बयान कर नहीं कर पाती थी। जानती हो रूह, मेरी माँ कहा करती थी, अगर किसी शख्स की मोहब्बत को आपकी हर नमाज की दुआ बन जाए तो समझ लो वो मोहब्बत इश्क बनकर आपकी रूह में उतर चुकी है। मैं तुम्हारी रूह में उतरना चाहता हूँ। रूह अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कह रहा था, जबकि रूह के वजूद को उसने अपने आप में छुपाया हुआ था। आप कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे बताइए, मुझे रूह ने पूछा। मोहब्बत, हाँ हाँ हाँ, वो कह कहा लगा कर हंसा था। तुम मेरा तुम मेरा आइन हो, तुम मेरा शीन हो, तुम मेरा काफ हो। रूह यारम के दिल से रूह में उतरा हुआ इश्क है। रूह की आंखों से बेताब आंसू छलके। रूह, तुम मेरी ज़िंदगी में आई पहली खुशी हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिलेगी। वो मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाया, उसके आंसू साफ कर रहा था, जबकि आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र भी जारी था। यारम आहिस्ता आहिस्ता कहता उसे अपने साथ लेकर कहीं जा रहा था। कुछ फासले पर उसे थोड़ी सी रोशनी नजर आई। उनकी गाड़ी कहीं पीछे छूट चुकी थी। देखा तो सामने एक छोटा सा घर था, उसके अंदर की लाइट चल रही थी। यार ये रूह ने सामने छोटे से घर की तरफ इशारा किया। हाँ मेरी जान, अब तुमने अगले साल हमारे बच्चों के साथ ये आने का प्लान बनाया है, तो मैंने सोचा कि उनके लिए घर भी तो होना चाहिए। बहुत छोटा घर है और यहाँ पर बड़े घर में नहीं मिलते। यहाँ सब लोग ऐसे ही छोटे छोटे मकानों में रहते थे। मैंने आबादी से अलग थलग एक छोटा सा घर लिया है। मैंने बहुत सोचा तुम्हें क्या क्या गिफ्ट दूँ, तो फिर मेरे जहन में यही एक चीज़ आई। कैसा लगा यार, हमने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत प्यारा है यार। हमने देखा कि रूह रोने की मुकम्मल तैयारी पकड़ चुकी थी, बिल्कुल मेरे जैसा। यार हमने शरारत से कहा, आप कब से प्यारे हो गए, प्यारी सिर्फ लड़कियां होती है। रूह ने उसकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। हाँ यार, लड़के तो वो हॉट होते हैं, मेरे जैसे यार लड़कियां भी होती हैं। वो शरारत से आंख बंद कर बोला, यारम आप बिल्कुल बच्चे नहीं हैं, छोड़े मुझे मेरे घर के अंदर जाना है। वो अपना आप छुड़ाकर अपने गुलाबी चेहरा लिए अंदर जलाने लगी। सॉरी बेबी, आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो आखिर हमारे नए घर में हमारा पहला दिन है। उसने रूह को अपनी बाहों में उठाते हुए शरारत से कहा, बाकी घर सुबह देख लेना, फिलहाल सिर्फ बेडरूम ही देखो। वो उस पर चुकते हुए बोला और इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सुबह जब रूह की आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। उसने अपने आप को यारम की बाहों में पूरी तरह से कैद पाया। शर्मीली से मुस्कुराते हुए यारम का हाथ अपने ऊपर से हटाने लगी। जब यारम ने उसे और उसके करीब कर अपनी बाहों में भरा। यारम प्लीज़ छोड़ें मुझे, सुबह के 10 बज रहे हैं, कितना वक्त हो जाएगा। उसकी बाहों से अपना आप छुड़वाते हुए बोली, तुमने क्या करना है इतनी जल्दी, जाकर लेटी रहो। ऐसे मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। उसके बालों में मुंह छुपाते हुए बोला। यारम मुझे भूख लगी है। यारम को रात वाली टून में वापस आते देखकर जल्दी से कहा, ये ना तुम्हारी नींद ख़त्म होती है ना तुम्हारी भूख ख़त्म होती है। पहले बताओ तुम्हारा खाना चाहता कहाँ है, वो तुम्हें लगता क्यों नहीं। अपनी हालत देखो, कुछ खाया पिया करो। हाँ, ताकि आपकी तरह मोटी हो जाऊँ। बाजू देखें आप, मैं आपने अपने कितने मोटे हैं। लड़की लोग ऐसी बॉडी लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लड़के लोग ऐसी बॉडी लाने के लिए दिन रात मेहनत करते, 2 साल का कोर्स करके ऐसे मसल्स बनाते हैं। और जैसे जिसे तुम मोटापा कह रही हो ना, लड़कियों मरती हैं ऐसी लुक्स पे। यार हमने उसे उन मसल्स की अहमियत समझाना ज़रूरी समझी। पता नहीं कौन सी लड़कियां हैं जो ऐसी लुक्स पर मरती हैं। रूह ने नाक से मुट्ठी उड़ाई। मतलब तुम नहीं मरती हो मेरी लुक्स पर। यार ने अपनी तोपों का रुख सीधा उसकी तरफ किया। हेलो, मुंह धोकर रखें, मुझे आपकी लुक्स से कोई लेना देना है। मुझे तो बस आपके ये डिम्पल थोड़े से अच्छे लगते हैं। रूह ने उसके गाल पर उंगली रखते हुए कहा, थोड़े से। यार हमने उसकी नकल उतारी। हाँ बिल्कुल थोड़े से, बाकी आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। चलो जी, कुछ तो अच्छा है। यार हमने फिर भरपूर अपने डिम्पल्स की नुमाइश करते हुए कहा, और लगे हाथ उसकी प्यारी से गुस्ताखी भी कर दी। यारम आप बिल्कुल बच्चे नहीं हैं। रूह ने सुर्ख होते हुए कब चेहरे को कहा, हाँ पता है मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे डिम्पल्स तो थोड़े से अच्छे हैं। यारम आंख दबाते हुए बोला, छोड़े मुझे, मेरा घर देखना है। उसे अपना और आप छुड़वाते हुए जल्दी से उठी।
यार बाहर बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़ गिर रही है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई थी जहाँ शीशे की बड़ी सी दीवार के बाहर बर्फ़ गिर रही थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ के वापस बेडरूम में आई और यारम को बताने लगी। यारम ने उसका आके उसकी एक्साइटमेंट देखी। मैं तो पहले ही कहता था जब बर्फ़ गिरती है तब ज़्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन बर्फ़ गिरने के बाद वो बहुत सर्दी होती है। उसके लिए एहतियात ज़रूरी है। यारम ने उसकी शॉल ठीक से उसके कंधों पर फैलाते हुए कहा। उसने अभी तक रात वाली ही ड्रेस पहन रखी थी। मैं अभी थोड़ी देर में होटल जाऊँगा और वहाँ से आते हुए तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस ले आऊँगा, और यहाँ पर तुम किसी भी किस्म के ड्रेसेस नहीं पहन सकते क्योंकि यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। हम अगले 5 दिन यहीं रुकेंगे, फिर वापस दुबई जाएँगे। यारम ने उसे अपने करीब करते हुए बताया। यार अगर हम वापस ही जाने वाले हैं तो आपने घर क्यों किया खरीदा है? रूह ने हैरानगी से कहा। क्योंकि हम हर साल यहाँ छुट्टियाँ मनाने आएंगे मेरी जान। हम अब हर साल हम होटल में तो नहीं रह सकते। यारम ने प्यार से उसके बालों को छेड़ते हुए कहा। यारम आपके पास क्या बहुत पैसे हैं? वो थोड़ी के नीचे हाथ रखे पूछने लगी। हाँ बहुत। क्योंकि क्यों तुम्हें कुछ चाहिए है क्या? वो मुस्कुराया। मुझे लिपस्टिक लेनी है, रूह ने जल्दी से फरमाइश कर दी। यारम कह कहा लगाकर हंसा। रूह तुम लिपस्टिक के लिए मुझसे पूछ रही हो मेरे पास कितने पैसे हैं? उसने इसमें हँसने वाली कौन-सी बात है? अब मेरी आपी के पास बहुत सारी लिपस्टिक थी, वो कभी-कभी मुझे भी लगाती थी। रूह एक्साइटमेंट में बताते हुए कब से उसके इतने करीब बैठ गई उसे खुद भी ना पता चला। एहसास तब हुआ जब यारम उसे पूरी तरह से घेर चुका था। यारम प्लीज़ छोड़ो मुझे। रूह का दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। यारम की गुर्बत में उसका यही हाल होता था। उसने अपने आप छुड़वाने की नाकाम कोशिश की। जब यारम ने उसके लबों पर अपने होंठ रख के उसकी वज़ाहत को नाकाम बना दिया। तो ये था आज के नॉवल के नेक्स्ट पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको ये वाला नॉवल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट से। अल्लाह हाफिज़। या एक न्यू नॉवल से, ये तो कल ही पता चलेगा। अल्लाह हाफिज़।